सारे ऐसे रिएक्शंस भी देखे जहां पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं विद पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। ओके, वी विल डील विद पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। तो ध्यान से देखिएगा, पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। Periodic and non-periodic changes. देखो बेटा, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की चीज नहीं है। पीरियडिक चेंज a change that repeat itself, a change that repeat itself after a regular interval of time. एक ऐसी बदलाव जो रिपीट करता है खुद को, कुछ पर्टिकुलर समय के बाद, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड समय के बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो पीरियडिक चेंज एक ऐसी चेंज है जो अपने आप को रिपीट करती है कुछ पर्टिकुलर समय के बाद। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो occurrence of day and night, changes in season, जो मौसम में बदलाव होती है, क्या है, 2-4 महीना बाद मौसम में फिर बदलाव आता है। दिन रात 24 घंटे बाद दिन, मतलब 12 घंटे के बाद रात आती है, फिर दिन आता है, वैसे चलती है कहानी। कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड समय के बाद अपने आप को जो रिपीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक चेंज। ठीक है, आप हार्ट बीट भी बोल सकते हो। हार्ट बीट हमारे दिल की जो धड़कन है वो रिपीट करती है रेगुलर इंटरवल पे बीट, तो ये एक पीरियडिक चेंज। ओके, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, देखो घड़ी में जो पेंडुलम लगा रहता है, घंटा होता है ना, घड़ी में जो बजती है, ओके, टन टन आवाज करता है, जो घड़ी का घंटा हम लोग बोलते हैं, जो बजता है जब टाइम एक हर एक घंटा आता है 1 आवर के बाद। तो देखो अभी यहाँ पे है मीन पोजीशन, तो फिर क्या है, इधर आता है, फिर उधर जाता है, फिर अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। 1 घंटा यदि पार हो गया, फिर से वो पेंडुलम इधर जाएगा, फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 1 घंटा बाद ये जो घड़ी की जो ये होती है पेंडुलम, वो रोटेट करती है, ओके, स्विंग करती है और फिर से अपने मीन पोजीशन पे आ जाती है। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं पीरियडिक चेंज। ओके, क्या आराम से समझ गए होंगे कि पीरियडिक चेंज का मतलब क्या होता है। होमवर्क भी देता हूँ छोटा सा कि राइट 5 पीरियडिक चेंजेस, आप एज अ होमवर्क करना, पहले इसको नोट डाउन करना। कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ओके, ध्यान से देखिएगा। पीरियडिक चेंजेस, आज हम लोग डील करने वाले थे पीरियडिक और नॉन पीरियडिक चेंजेस। पीरियडिक चेंजेस उन चेंजेस को बोला जाता है
जो अपने आप को रिपीट करती है कुछ समय के बाद। ओके, जैसे रात और दिन का होना, 24 घंटा बीतता है, सॉरी 12 घंटा बीतता है तो फिर से क्या होता है, रात आती है, फिर 12 घंटा बाद सुबह होता है, ऐसे चलते हैं। चेंजेस इन सीजन, 2 महीने 3 महीने में मौसम बदलती है। हार्ट बीट, हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो एक रेगुलर पैटर्न में बीट करती है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, घड़ी में जो पेंडुलम होता है, ओके, वो जो पेंडुलम होती है वो एक मीन पोजीशन पे रहता है, वो फिर स्विंग करके यहाँ जाता है, फिर स्विंग करके यहाँ जाता है और फिर से अपने पोजीशन पे लौट के आ जाता है, इधर जाता है इधर जाता है, फिर से अपनी वापस पोजीशन पे आता है। तो पीरियडिक चेंज जो चेंज होता है बेटा, उसमें एक चीज सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब होगा, हम बता सकते हैं कि वो कब होगा। रात कब होगा हम बता सकते हैं, दिन कब होगी हम बता सकते हैं, मौसम में बदलाव, 2 महीना बाद बारिश का मौसम आएगा, 4 महीना बाद गर्मी ठंडा का मौसम आएगा, ये सब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, दिल की धड़कन को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी में जो पेंडुलम होती है, 9 बजे एक बार बजी तो 10 बजे 1 घंटा बाद फिर बजेगा, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पीरियडिक चेंजेस, पीरियडिक चेंजेस can be predicted, can be predicted, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये कब होगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फटाक से। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद नॉन पीरियडिक चेंजेस। पीरियडिक चेंजेस हम लोगों ने देखा, नॉन पीरियडिक, a change that, a change that, एक ऐसी बदलाव, that does not repeat itself, नॉन पीरियडिक चेंज एक ऐसी बदलाव जो खुद को रिपीट नहीं करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक ऐसी बदलाव जो खुद को रिपीट नहीं करेगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद। जैसे अर्थक्वेक्स, एग्जांपल देखो तो आप, अर्थक्वेक्स, भूकंप, आज भूकंप यदि आया बाई चांस तो जरूरी थोड़े है कि वो 24 घंटे बाद फिर आएगा, 6 महीने बाद फिर आएगा, उसकी मर्जी, मतलब वो तो नेचुरल कंडीशंस होते हैं, वो कभी भी हो सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक्स हो गई। फिर यदि बात की जाए वॉल्केनोज, वॉल्केनो जो लावा हुआ धरती से निकलता है उसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यदि बात की जाए ट्रेन एक्सीडेंट, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बदलाव आती है, ट्रेन एक्सीडेंट जब होता है बहुत सारी डेथ होती है, तो ये भी एक नॉन पीरियडिक चेंज है। ट्रेन एक्सीडेंट कब होगा नहीं होगा कोई नहीं बता सकता। ओके, a non periodic change cannot be predicted, आप नहीं बता सकते। एक नॉन पीरियडिक चेंज कब होगा नहीं होगा ये बताना मुश्किल है, आप नहीं बता सकते। तो आई सपोज ये आइडिया क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जल्दी जल्दी इसको लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट वाउट है तो थोड़ा बहुत, ऐसे होनी नहीं चाहिए कोई डाउट।
नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, चलो, थैंक यू। आज नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे विद फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वैसे इस चैप्टर का नाम भी वही है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बट इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे टाइप ऑफ चेंज पढ़ने थे। वो सारे चेंज फिजिकल एंड केमिकल में भी आएंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं, चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल के तहत देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ पिघल गया। सपोज करो ये आइस है, ठीक है, ये पिघल गया, पानी बन गया, ठीक है, वाटर। तो ये भी एक बदलाव है, एक बदलाव हो रही है। ये बदलाव हम देख रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है। ओके, ये क्या है नहीं है हम लोग देखेंगे बात, पहले समझने की कोशिश करते हैं, चेंजेस को देखते हैं। या बोलो तो फ्रीजिंग ऑफ आइस, सॉरी फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, हीट किया। ये ट्राइंगल का साइन का मतलब होता है मैंने हीट किया, मैंने हीट सप्लाई किया, ठीक है, तो बर्फ पानी बन गया, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सपोज करो पानी है आपके पास, मैंने ठंडा किया, ठीक है ना, मैंने क्या किया, ठंडा किया। जब आप पानी को ठंडा करते हो तो फिर से वो आइस की क्यूब्स बन जाएगी, ठीक है ना। और यदि देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, या सिंपल बोलो इसे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम बन गई, चलो मैं फॉर्मेशन ऑफ स्टीम बोलता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। बेटा स्टीम कैसे बनेगा, मैंने क्या किया है, पानी लिया, मानो वाटर, ओके, दिस वन इज वाटर, मैंने वाटर लिया, अब मैं हीट करता हूँ पानी को, यदि हीट करते हो बहुत ज्यादा गर्म कर देते हो तो क्या, वो भाप बन के स्टीम बन के निकल सकता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। और यदि आप कंडेंसेशन ऑफ स्टीम करो, जैसे देखना, मानो ये स्टीम है, ठीक है ना, हाँ, मैं इसको कूल करता हूँ, मैं इसको ठंडा करता हूँ, ठीक है, तो ये फिर से वाटर बन जाता है। करेक्ट, ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बेसिकली आइस को मैंने वाटर बनाया है, ठीक है ना, आइस को मैंने वाटर बनाया, कैसे बनाया, गर्म करके। अब पानी को, ये जो पानी मिली है मुझे यहाँ, ये जो पानी मिली है मुझे यहाँ, एक पानी को मैं वापस ठंडा करता हूँ तो मुझे फिर से आइस मिल जाती है। देखो
ये जो है वाटर, इस वाटर को मैंने ठंडा किया तो फिर से आपको क्या मिल गई, वही आइस मिल गई। तो मतलब इस चीज को, आइस जो पानी बन रहा है, पानी को फिर वापस हम लोग आइस बना सकते हैं। यदि मैं पहले गर्म कर रहा हूँ तो नेक्स्ट में ठंडा करूँ तो वापस वो चीज आ सकता है। सिमिलरली स्टीम, पानी को पहले मैं गर्म कर रहा हूँ तो स्टीम बन रहा है, और स्टीम को यदि मैं ठंडा कर दूं तो मुझे पानी मिल सकता है। वाटर से मैंने स्टीम बनाया, ऐसे गर्म करके स्टीम को मैं क्या किया, ठंडा कर दिया तो मुझे पानी मिल गया। तो मैं कर क्या रहा हूँ, उल्टा काम कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज मिल जा रही है। यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो मुझे वाटर है, और यदि पानी को, रिएक्शन के कंडीशन को यदि हम बदल देते हैं तो हमें पुरानी चीज मिल सकती है। रिएक्शन या कंडीशन क्या था, गर्म करना। जब गर्म किए तो आइस से वाटर मिला, और फिर यदि ठंडा कर देंगे वाटर को तो वाटर से हमें आइस मिल सकती। ओके, तो ऐसे चेंज जहां पे रिएक्शन के कंडीशन को उल्टा करने से, रिएक्शन के कंडीशन को उल्टा करने से हमें वापस वही चीज मिल जाता है, उन चीज को हम बोलते हैं फिजिकल। ठीक है ना? तो फिजिकल चेंज यदि आप लिखो तो क्या होगी, a change that can be reversed by reversing the condition of reaction। क्या हो गया, कंडीशन ऑफ रिएक्शन को यदि आप उल्टा कर दो, जैसे क्या था, आइस से मैंने वाटर बनाया था, जब हीट करके तो वाटर से भी आइस फिर मैं आ सकता हूँ, है कि नहीं? हीट किया तो पानी मिला, कूल किया तो फिर से बर्फ नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। मानो आपके पास एक ऐसा बीकर है, ठीक है ना, और उस बीकर में पानी भरा हुआ है। सपोज करो उस बीकर में वाटर है, ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, उसमें शुगर ऐड करता हूं। ओके, पानी में मैं जब शुगर ऐड करूंगा तो आपको शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है बेटा कि जो शुगर सॉल्यूशन हमें मिली है घोलने से, मैंने पानी में चीनी को घोल दिया, मुझे शुगर सॉल्यूशन मिली, तो क्या मैं पानी और चीनी को अलग कर सकता हूं फिर से? क्या मुझे चीनी और पानी फिर से वापस मिल सकता है एक बार जब मैंने घोल दिया? मिल सकता है, बहुत सिंपल सी है कहानी। क्यों नहीं मिलेगा? यदि मैं इसको गर्म करता हूं और पानी को उड़ा देता हूं तो चीनी नीचे बैठ जाएगी, सिंपल सी बात है। हम लोग पानी को हटा देंगे, चीनी हमें मिल सकती है। तो चीनी में पानी को जब मैंने मिलाया तो ये फिजिकल ही चेंज आती है। क्यों फिजिकल चेंज आती है? क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होता है चीनी और पानी के बीच में। आप लोग ने जूनियर क्लास में पढ़ा भी है ये चीज, और अभी भी मैं बता देता हूँ कि चीनी बेसिकली क्या होता है, चीनी तो बड़े बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स जो चीनी के होते हैं वो आपस में मिलकर बड़े बड़े चीनी के क्रिस्टल्स बनाते हैं, है ना? चीनी का क्रिस्टल जब टूटता है तो उसके पार्टिकल्स अलग होते हैं, और उसके पार्टिकल्स वाटर के इंटर पार्टिकल स्पेस में एंटर कर जाते हैं। होता तो कहानी यही है। ओके, कोई रिएक्शन नहीं होता, बस वाटर के इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में वो एंटर करते हैं। तो ये फिजिकल ही चेंज है जहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है इन दोनों के बीच में, और इसे आराम से अलग किया जा सकता है। यदि आप इसे हीट कर दो तो पानी छूट जाएगी और चीनी बैठ जाएगी, सिंपल सी कहानी। ओके, तो ये भी फिजिकल चेंज के ही कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन का मतलब होता है
कोई भी चीज को कोई चीज में मिलाना, एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाना, दैट मींस डिसोल्यूशन। ओके, अब देखिएगा इन फिजिकल चेंज नो रिएक्शन ऑकर्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी फिजिकल चेंज में, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी इन फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर, डज नॉट, ठीक है। और ये एक टाइप की टेम्पोररी चेंज है, इट इज अ टेम्पोररी चेंज। टेम्पोररी चेंज क्यों है? आइस को मैंने पानी बनाया, फिर मैं पानी को आइस बना सकता हूँ, टेम्पोररी है ना, वापस फिर से तो मुझे मिल ही सकता है। इट इज अ टेम्पोररी चेंज। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओके, तो इन फिजिकल चेंज केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, सिंपल बस उसके इंटर पार्टिकल स्पेस में एंटर कर जाएगी, ऐसा कुछ होगा। दूसरा ये टेम्पोररी चेंज होती है, टेम्पोररी बदलाव होता है, फिर उसको वापस लाया जाता है। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई भी नया चीज नहीं बनता है। एनर्जी चेंज इज नॉट ऑब्जर्व, एनर्जी चेंज नहीं होती है, मतलब आप जब मतलब नोटिसेबल बहुत ज्यादा बोलो कि मतलब बिल्कुल नहीं होता है, तो मतलब हल्का फुल्का एनर्जी चेंज होता है, ठीक है ना। एनर्जी चेंज इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब वेरी लेस बोल सकते हो, इतना एनर्जी चेंज होता है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। एनर्जी चेंज इज नॉट एब्जॉर्ब, बहुत कम एनर्जी की चेंजेस होती है फिजिकल चेंज, बट वही केमिकल चेंजेस में हाई एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होती है। ओके, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, इसको लिख सकते हो इज वेरी लेस, नॉट एब्जॉर्ब लिखना थोड़ा गलत होगा, इसको लिख दो वेरी लेस, एनर्जी चेंजेस वेरी। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है, एक बार फिर से समझा देता हूं। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज की बात कर रहा था आपके सामने। तो आइस जब पानी बना गर्म करने से, ये एक फिजिकल चेंज है। वाटर जब आइस बना वो भी फिजिकल है। पानी से मैंने भाप बनाया, ये भी फिजिकल चेंज है। या भाप से मैंने पानी बनाया, ये भी एक फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि ये एक टेम्पोररी चेंज है, टेम्पोररी है ना, आइस से वाटर को आप ठंडा कर दो फिर ये, है ना, टेम्पोररी है, सारे टेम्पोररी। कोई भी नई प्रोडक्ट नहीं बन रही है, कहीं क्यों नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा? देखो ये जो आइस है इसका फॉर्मूला भी H2O होगा, वाटर का फॉर्मूला भी H2O, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O। अब भाप का फॉर्मूला भी H2O होता है, पानी का भी H2O होता है, यहाँ पे भाप H2O है, ये भी पानी H2O। कहीं भी कोई नई चीज नहीं बन रही, जो पुरानी चीज थी वही तो फिर से वापस बन रही है कि नहीं? तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। एनर्जी चेंज इज वेरी लेस, बहुत कम एनर्जी की चेंज होती है, एंड दैट कैन बी इग्नोर्ड आल्सो। ओके, बात करते हैं ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होता तो कोई चीज बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसे चेंज इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको मैं वापस ले जा सकते हैं। कैसे वापस ले जा सकते हैं? बाय रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन की कंडीशन को आप उल्टा कर दो तो वो चीज वापस आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए you can note down this, 2 minutes time I am giving you, 2 मिनट टाइम ले लो, इसको नोट कर लो। चलिए, आई सपोज लिख लिए होंगे।
कुछ और एग्जांपल देख लो, सम मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज जो स्कूल एग्जामिनेशन में खासकर पूछ देता है कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को जब आप फाड़ते हो तो कोई भी नया चीज नहीं बनता है। अब बोलोगे सर पेपर को फाड़ दिए तो वापस से बड़ा पेपर नहीं आएगा, देखो फिजिकल चेंज में शेप बदल सकती है, वॉल्यूम बदल सकती है, डेंसिटी बदल सकती है। वॉल्यूम शेप डेंसिटी बदल सकती है फिजिकल चेंज, और कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये तो आपको सबसे पहले देखना है। पेपर को मैंने फाड़ के छोटा कर दिया क्या कोई नई चीज बनी? क्या नहीं बनी। तो ये फिजिकल ही चीज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, लोहा, लोहा को यदि मैग्नेट रगड़ दो उसके ऊपर तो लोहा में मैग्नेटिक गुण आ जाता है। ओके, एक लोहा है उसमें मैग्नेट यदि रगड़ दूं तो थोड़ा देर के लिए उसमें मैग्नेट की गुण आ जाती है। कोई उसमें उसके पास कोई लोहा लगाओ तो वो लोहा को खींचता है। तो जब एक लोहा में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल देते हो एक दूसरे लोहे को रगड़ के, तो ये भी फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, वो थोड़ा देर तक उसमें मैग्नेटिक गुण रहता है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाता है। ठीक है ना? लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको मैंने क्या किया, करंट दिया। करंट दिया तो क्या होता है, हमें लाइट देती है, हमें हीट देती है, वो बल्ब गर्म होता है। फिर यदि आप करंट बंद कर दो तो फिर वो लाइट देना हीट देना बंद कर देगी। ओके, फिर से वापस वो ठंडा हो जाता है, जैसे रहती है वैसे बन जाती है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आप जलाते हो, इट्स आल्सो अ फिजिकल चेंज। ओके, और बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो। चलो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है? गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क आप बना के लाना। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इसको लिख लो, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और एज अ होमवर्क कर देना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लकड़ी को मैंने तोड़ दिया, क्या होगा बोलो? फिजिकली चेंज है, उसका शेप बदला है, कोई नया चीज थोड़ी ही बना है। इस पेन को तोड़ दूं, पेन को तोड़ दूं, तो एक फिजिकल चेंज। ठीक, आई सपोज क्लियर है आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होगे? यस। यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग केमिकल चेंज। चलो केमिकल चेंज को पहले समझ लेते हैं क्या होता है, फिर आपको भी कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। केमिकल चेंज is a permanent change. ये जो केमिकल चेंज होती है ये एक परमानेंट चेंज है। ये एक बार हो गया फिर आप उसे वापस नहीं ले जा सकते। हम लोग एक एक कंडीशन देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला रस्टिंग ऑफ आयरन मैं दिखाता हूँ। लोहे में यदि जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है,
लोहा में यदि जंग लग जाता है तो वो एक परमानेंट चीज। एक बार लोहा खराब हो गया फिर से ओरिजिनल लोहा आपको कभी नहीं मिलता। चलो एक एक्टिविटी टाइप का हम देखते हैं। आप सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें मैंने पानी लिया हुआ है और इसको ऊपर से ऐसे ढक के रखा है, और ठीक है, टेस्ट ट्यूब में पानी रखी हुई है, ओके, वाटर, और इसमें एक लोहे का कील रखा हुआ है, नेल, आयरन की नेल रखी हुई है, ठीक है। नॉर्मल पानी है उसमें ये रखा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब 1 है। एक टेस्ट ट्यूब मैं और लेता हूँ, वो भी रखी हुई है, और इसमें मैंने गर्म पानी लिया है, बॉइल्ड वाटर, और इसमें भी एक लोहे का कील रखा है, और साथ में यहाँ पे थोड़ा मैंने तेल डाल दिया, ऑयल, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, वो भी ऐसी रहती है, और उसमें मैंने कुछ कैल्शियम क्लोराइड डाल कर रखा है। कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है कि कोई भी मॉइस्चर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर देता है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर को कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब, ठीक है, और इसमें भी लोहे का कील रहता है, ठीक है। अब देखा गया कि ये जो आपका पहला वाला केस है उसमें लोहे में जंग लग जाता है, इस लोहे में जंग लग जाता है, इसमें लोहा में जंग लग जाता है, ठीक है, आयरन रस्ट। अब ये आयरन में जंग क्यों लगा, देखो एयर तो यहाँ पे है ही, ठीक है, एयर है और साथ में पानी है तो मॉइस्चर भी है। तो मतलब सबसे पहले आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि एयर या मॉइस्चर यदि लोहा को मिल जाए, तो यहाँ पे कुछ हवा है, ठीक है ना, एयर या मॉइस्चर यदि लोहे को मिलता है तो उसमें जंग लगती है, डज नॉट रस्ट। आयरन में जंग नहीं लगता, ठीक है, आयरन डज नॉट रस्ट। ऐसा क्यों है? देखो पानी को मैंने गर्म कर दिया, जब पानी को गर्म कर देते हो ना तो उसमें जो भी डिसॉल्व्ड एयर रहती है वो तो निकल जाती है, पानी में कुछ हवा मिला हुआ रहता है, ठीक है ना, डिसॉल्व रहती है उसके अंदर। अब जब गर्म कर देते हो पानी, मैंने गर्म पानी लिया रखा है ना, तो उसमें जो भी हवा थी वो तो निकल गई, और ऊपर से क्या किया मैंने, ऑयल लगा दिया। ऑयल क्या करता है, और हवा को अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो एयर नहीं है, मॉइस्चर बोलोगे है, पानी है तो मॉइस्चर। देखो एयर है और मॉइस्चर दोनों जरूरत होता है आयरन को जंग लगने में। इसमें एक कंडीशन गायब हो गया, रस्टिंग नहीं, ठीक है। इसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने कोई चीज रखा है, क्योंकि हवा में नमी होती है, वो नमी खींच सकता है ये लोहा, और हवा तो रहेगी। तो मैंने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड लगा दिया। कैल्शियम क्लोराइड का काम है कि कोई भी मॉइस्चर को खींच लेगा। तो मॉइस्चर की तो कहानी समाप्त है, मॉइस्चर नहीं, ठीक है। एयर है तो जंग नहीं लग रहा, आयरन डज नॉट रस्ट, लोहे में जंग नहीं लग रहा है। और आयरन में जब जंग लग जाता है तो उसका फॉर्मूला बदल जाता है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ये होता है इनिशियल फॉर्मूला आयरन का, लोहे का फॉर्मूला Fe होता है, और जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3.X। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है ना, टेस्ट एग्जामिनेशन में पूछता है। दिस वन इज आयरन, ये रस्ट का फॉर्मूला जंग का। तो इस एक्टिविटी में आपको दो चीज पता चल रही है कि लोहा में जंग लग रहा है तो उसका पहली बात तो फॉर्मूला बदल रहा है, फॉर्मूला बदल रहा है तो कोई नया चीज बन रही है, ठीक है ना।
तो नया चीज का बनना सूचक है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कोई भी नया चीज बनती है तो ये हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, मतलब ये केमिकल चेंज। ओके, तो पहला चीज तो आपको ये पता चल रहा है कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो नया प्रोडक्ट बना तो मतलब केमिकल चेंज हुआ। दूसरा आपको ये पता चल रहा है कि आप लोहा में एक बार जंग लग गया तो वापस फिर उसको नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। तीसरा चीज आपको पता चल रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है, यदि ये दो में से कोई भी चीज मिसिंग है तो लोहा में जंग नहीं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखिएगा। द टू कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, टू कंडीशन फॉर रस्टिंग, ओके। दूसरा इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है ना, जंग का फॉर्मूला है, आयरन का फॉर्मूला। अब चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, हाँ ये सच्चाई है, परमानेंट चेंज है, ये हुआ वापस आप इसको नहीं ले सकते। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज नई चीज बनते हैं केमिकल चेंज में, देखा आपने नई चीज बना है, रस्ट बना है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड as new properties, जो नया चीज बनता है उसमें कुछ नए प्रॉपर्टीज होते हैं। हाँ, नया चीज मतलब कोई और चीज बनाते हो उसमें कोई नया प्रॉपर्टी तो होगा। द चेंज cannot be reversed, किसी भी कंडीशन में आप इसे वापस नहीं ले जा सकते, ये रिवर्स नहीं होगी। एक बार लोहा में जंग लग गया आप उसे वापस नहीं, तो ये दिमाग रखना। एनर्जी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, मतलब अच्छी खासी एनर्जी की चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है तो अच्छी खासी एनर्जी की चेंज होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि केमिकल चेंज में क्या क्या होता है। एक परमानेंट चेंज होती है जिसे आप कभी वापस नहीं कर सकते, एक बार लोहा में जंग लग गया तो वापस आपको ओरिजिनल लोहा नहीं। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नई चीज बनती है, देखा आपने, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज अ न्यू प्रॉपर्टी, तो नए गुण होंगे ही, रहता ही। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, इसको आप वापस नहीं ले जा सकते। एनर्जी चेंजेस आर ऑब्जर्व, अच्छी खासी एनर्जी चेंज उसमें तो होती है, हल्की फुल्की होती है, इसमें अच्छी खासी एनर्जी। ओके, तो आई सपोज यू कैन नोट डाउन दिस, नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो, नोट कर लो इसको। आयुष यादव, इतना लेट क्यों आते हो बेटा, प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? चलिए जल्दी कीजिए। आई सपोज लिख लिए होगे। चलिए
Some more examples of chemical change. ओके, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाइन फ्रॉम ग्रेप्स. अंगूर को हम लोग सड़ा के वाइन बनाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक है ना. अंगूर जो होता है उसको हम लोग बड़े बड़े कंटेनर में रखते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें रखी जाती है. इंडस्ट्री फैक्ट्रीज होते हैं वाइन बनाने की, वहां पे अंगूर को बड़ा बड़ा लकड़ी के वुडन वुडन कंटेनर में रखेगा और ग्रेप्स को सड़ा के वो लोग बनाता है वाइन. तो वाइन जो रहती है उसमें बेसिकली केमिकल रहती है इथेनॉल, ठीक है ना, और ग्रेप्स में ग्लूकोज रहता है. वो लोग क्या करता है, ग्रेप में जो ग्लूकोज रहता है उसको इथेनॉल केमिकल में बदल देता है. तो उसमें अभी आपको इसके फॉर्मूला में कोई दिमाग नहीं लगाना है. इथेनॉल इतना समझ लो, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, शराब, शराब सुने हो ना? शराब जो भी रहते हैं उसमें इथेनॉल रहता है, यही अल्कोहलिक बेवरेज का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. तो ग्रेप्स में ग्लूकोज रहती है, ग्लूकोज को सड़ा के ईस्ट के प्रेजेंट में ईस्ट ऐड करते हैं हम लोग, उसको ऐड करके वाइन बनाते हैं. तो ग्लूकोज इथेनॉल बना तो वापस इथेनॉल को आप ग्रेप्स नहीं बना सकते. तो ये केमिकल चेंज. ओके, नेक्स्ट वी विल सी डाइजेशन ऑफ फूड. खाना का पचना. जो हम खाना खाएं, स्टार्च खाएं, विटामिन खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, हमारे फूड में मतलब जो मतलब सब्जियां में थी या चावल में थी या आटा में था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, उन सबको बॉडी क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है. फाइबर जो रहती है उसमें यूजलेस चीज होती है, हम लोग उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, बाकी हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो जो हम खाना खाएं वो हमारे शरीर में एनर्जी देती है, हमें ग्लूकोज बन जाता है. तो डाइजेशन ऑफ फूड ऑब्वियसली एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हम जो खाना खा लिए वापस उसको आप नहीं ला सकते, वापस से वो साग सब्जी नहीं बन जाएगा. यदि आप कुकिंग ऑफ फूड की बात करो, खाना का पकाना, चलो पचाने से पहले तो खाना पकाते भी हैं. खाना जो पकता है पहले सख्त रहती है वो, क्योंकि जब हम उसको कुक करते हैं हीट देके तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होती है, उसकी टेस्ट बदलती है, वो सॉफ्ट होता है. फिर से आप वही सब्जी नहीं ला सकते एक बार पका दिए. कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज ही आता है. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. इंसान का जो सांस लेने का इत्यादि प्रक्रिया चल रहा है, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर में ऑक्सीजन आता है, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, हम अंदर में ऑक्सीजन लेते हैं, फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आता है. एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम अंदर में लिए वो वेरियस प्रोसेसेस किया अंदर में जाके, केमिकल प्रोसेस हुए अंदर में, फिर वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने बाहर रिलीज कर दिया. तो रेस्पिरेशन जो इंसान में होता है वो भी एक केमिकल चेंज है. बहुत सारे केमिकल चेंज के एग्जांपल दिए जा सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट. आप एज अ होमवर्क 5-10 केमिकल चेंज लिखने का कोशिश करना, ठीक है ना. गिव एग्जांपल ऑफ 10 केमिकल चेंजेस. ओके, 10 केमिकल चेंजेस के एग्जांपल आपको लिख के लाना है. जल्दी से इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. हो गया, आगे बढ़े, चलिए.
एक अच्छी क्वेश्चन पूछी जाती है कभी कभार आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, खासकर ये क्वेश्चन पूछ देता है, डिस्कस द चेंज इन्वॉल्व, डिस्कस द चेंज इन्वॉल्व इन बर्निंग ऑफ कैंडल। जो कैंडल होता है वो जलता है, मोमबत्ती, जब मोमबत्ती जलता है तो कौन सी चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। मानो आपके पास एक मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती है, जब वो मोमबत्ती जलता है, फॉर एग्जाम्पल जल रहा है, ठीक है ना, जब वो मोमबत्ती जलता है तो होता क्या बेसिकली, जो मोम होते हैं इसमें, वो मोम क्या होता है, जलता है, मोम जलता है, और ये वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन के हो गया, ठीक है ना। ये जो मोम होती है बेसिकली पैराफिन वैक्स होते हैं, तो पैराफिन वैक्स जो होता है वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन के जल के निकल जाता है। और उस दौरान एक चीज और होती है कि ये जो मोम होता है गर्मी से पिघलता है, आप देखोगे कुछ पिघल के मोम जमीन में गिरा जाता है, तो ये जो मोम पिघलता है, यहाँ से देखोगे पिघलना शुरू होता है, ये जो मोम पिघलता है क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, स्टेट चेंज हुआ, नीचे आती है, फिर ठंडा होता है तो फिर से मोम बन जाता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल के दौरान दो चीज होती है, केमिकल चेंज तो पहला होता है, द कैंडल बर्न्स टुगेदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स। ये जो कैंडल होते हैं वो जलती है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, तो ये केमिकल चेंज है, बेसिकली केमिकल चेंज। फिर दूसरा फिजिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज क्या होती है, द वैक्स, जो मोम है, द वैक्स melts and is again solidified। जो मोम रहता है वो पिघल जाता है, पिघलने के बाद लिक्विड स्टेट में आता है, तो वो एक फिजिकल चेंज होता है, फिर से वो सॉलिडिफाई कर जाता है, तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती है, आपको ध्यान देना चाहिए। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है खुद दो प्रोसेस होते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल और दूसरा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दोनों चीज होता है। तो थोड़ा स्पेसिफिक रहना, आपसे यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो बर्निंग ऑफ कैंडल जब होता है तो दोनों चीज साथ में, बर्निंग भी होता है मेल्टिंग भी होता है, ठीक है ना। तो जब बर्निंग ऑफ कैंडल होता है तो दोनों साथ में होता है, इसलिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ में होती है जब एक मोम जलता है। और यदि खासकर एग्जाम में पूछ लिया गया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स सिर्फ पूछा गया था, ये चीज, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, एज अ होमवर्क करके आना, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो डिफरेंशिएट करने के लिए दो कॉलम बना लेना है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसमें लिख के आना, ठीक है। तो आई सपोज इसको लिख सकते हो, लिख लो, और लिखने के बाद इस होमवर्क को करके आना, ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, आई होप कि आप लोग टाइम पे आओ। चलिए, थैंक यू।